शर्मा परिवार में आज बड़ा ही खुशियों का माहौल होता है, क्योंकि शर्मा परिवार के पांचों बेटे की आज शादी होती है। शादी के बाद सरला अपने 3 बहुओं को तो बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है, लेकिन 2 बहुओं का गृह प्रवेश नहीं करती है। क्या हुआ सरला? तुमने इन तीनों का तो गृह प्रवेश कर लिया, लेकिन इन दोनों का नहीं किया। कब से ये दोनों दहलीज पर खड़ी है? अगर आपको इन दोनों की इतनी ही पड़ी है तो आप इन दोनों का गृह प्रवेश करिए। मुझे इन दोनों का गृह प्रवेश करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो इस शादी में भी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। आपको आलोक और अमर के लिए कोयले की खान जैसी दिखने वाली लड़कियां ही मिली। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, इन्हें इनके मायके छोड़ आए हम आलोक और अमर की दूसरी शादी करवा देंगे। इस उम्र में तुम कहीं सठिया तो नहीं गई हो? कैसी बात कर रही हो? ये मेधा और पायल अब इस घर की बहू है, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ सको उतनी जल्दी समझ लो। हाँ माँ, हमें अपनी पत्नियों के काले रंग से कोई भी परेशानी नहीं। हम उनके साथ बहुत खुश हैं। अपने पति और बेटे की बात सुनकर सरला को ना चाहते हुए भी अपनी दोनों काली बहुओं का गृह प्रवेश करना पड़ता है। दरअसल सरला अपने तीनों बेटे हो राज, विकी और मोहित के लिए योगिता, प्रिया और माही जैसी सुंदर और गोरी लड़कियों को उनकी पत्नियां बनाकर लेकर आती है। लेकिन वहीं सरला के बाकी दोनों बेटों के लिए विश्वनाथ की पसंद की मेघा और पायल नाम की लड़कियों से शादी हुई थी। पायल और मेघा दिखने में काफी काले होते हैं, जिस वजह से सरला उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। आज तुम पांचों की पहली रसोई है। जो भी अपनी पहली रसोई में सबसे अच्छा खाना बनाएगी, मैं उसको नेक में बढ़िया सा तोहफा दूंगी। इसलिए अब जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करो। सरला की इतना कहते ही सरला की 5 बहू में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने में लग जाती है। मेघा और पायल दोनों ही गांव से होती है, जिसके चलते उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। लेकिन वहीं प्रिया, योगिता और माही तीनों ही शहर की रहने वाली होती है, जिसके चलते उन तीनों को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर भी वो तीनों YouTube से देखकर जैसे जैसे खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद पांचों बहुएं अपना अपना खाना ले जाकर सबको परोसती है। प्रिया, माही, योगिता, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम तीनों ने ही सबसे अच्छा खाना बनाया होगा। सरला जैसे ही अपनी तीनों गोरी बहुओं के हाथों का खाना खाती है तो मन ही मन कहती है, इन्होंने खाने में नमक डाला है या नमक में खाना बिल्कुल कड़वा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि करेले के ऊपर नमक डालकर खा रही हूँ। लेकिन मैं इन तीनों को कुछ कह भी नहीं सकती, वरना सब लोग मुझे ही बोलेंगे। माँ जी, कैसा बना है खाना? अच्छा है? हाँ बहू, खाना तो तुम तीनों ने ही बहुत अच्छा बनाया है। ये लो तुम्हारा नेक। इतना कहकर सरला जहां अपनी तीनों गोरी बहुओं को नेक में सोने का हार देती है, तो वहीं अपने दोनों काली बहुओं को सिर्फ 51 रुपए देती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरला की दोनों काली बहुएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं, और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। योग्यता, माही, प्रिया, देखो मैं तुम तीनों के लिए इतने प्यारे लहंगे लेकर आई हूँ। थोड़ी देर में तुम तीनों की मुंह दिखाई है, तो उसमें तुम तीनों यही लहंगा पहनना। माँ जी, ये लहंगे तो काफी सुंदर है और हमारे गोरे रंग पर भी काफी अच्छे लगेंगे। लेकिन माँ जी, हम दोनों मोदी खाई की रस्म में क्या पहनेंगे? आपने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तुम्हारे इन काले रंग पर कुछ अच्छा लगे तो मैं तुम दोनों के लिए लेकर आती, लेकिन तुम पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए कुछ नहीं लिया। तुम्हारे पास जो भी कपड़े हो तुम दोनों उन्हें ही पहन लेना, और याद रखना तुम दोनों की मुंह दिखाई हो तो रही है, लेकिन तुम अपना घूंघट ऊपर नहीं करोगी, समझी? लेकिन क्यों माँ जी? बिना घूंघट ऊपर करे हमारी मुंह दिखाई की रस्म कैसे होगी? जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के इस काले रंग की वजह से समाज में मेरी बेइज्जती हो। सारा गांव मुझ पर हंसेगा, और उन लोगों को मौका नहीं देना चाहती। अगर तुम दोनों का घूंघट जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम दोनों? सरला की बात सुनकर मेघा और पायल दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है, और पांचों बहुएं आ जाती हैं, जहां योग्यता, प्रिया और नाही तीनों सुंदर सुंदर लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार होकर आती है। वहीं मेघा, पायल दोनों ही पुरानी सी साड़ियां पहनकर आ जाती है, और साथ ही सर पर घूंघट्टे होती हैं, और सभी बार बार से पांचों बहुओं की मुंह दिखाई करते हैं। सरला अपने तीनों गोली बहुओं को तो महंगे महंगे तोहफे और पैसे देती है, लेकिन वहीं अपनी दोनों काली बहुओं को बस शगुन के तौर पर 505 रुपए देती है, जिसे देखकर सरला के तीनों गोरी बहुएं उन पर हंसने लगती हैं। ये लो, ये हम तीनों की साड़ियाँ हैं, इसे अच्छे से धो देना। और हाँ, याद रहे इन साड़ियों पर कोई दाग नहीं लगने चाहिए।
कहीं पता चला कि अपनी इस काली शक्ल की तरह ही हमारी साड़ी के ऊपर भी काले दाग लगा दिए। पहले तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? जैसे तुम इस घर की बहू हो, वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूं। माना मेरा रंग काला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे रंग को लेकर कुछ भी बोलती जाओ। देखो तो जरा कैसे इसकी जुबान चल रही है। न शक्ल है न सूरत है, लेकिन जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चल रही है। भूल मत, माँ जी ने खुद तुम दोनों को इस घर में एक नौकरानी की हैसियत दे रखी है, तो अपनी हैसियत में रहकर हमसे बात करो, समझी? प्रिया और योग्यता की बातें सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से रोती हुई चली जाती है और तीनों गोरी बहुएं हंसने लगती हैं। आज पांचों बहुओं की शादी को पूरे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन 6 महीनों में सरला की गोरी बहुओं ने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था और वहीं दोनों काली बहुओं ने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। सरला ये सब देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी गोरी बहू को कुछ भी नहीं कहती। और ऐसे ही एक दिन, तुम तीनों यहाँ पर हो और मैं तुम तीनों को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो आज हम सब लोग खेत चलते हैं, मैं तुम तीनों को खेत दिखाकर लाती हूँ। छी, खेत वहां तो बहुत ज्यादा गंदगी होती है और गाय भैंस तो इधर से उधर घूम रही होती है। मैं वहां नहीं जाऊंगी। हाँ, मैंने भी सुना था वहाँ बहुत गंदगी होती है, मुझे भी नहीं जाना। बहू, ऐसा नहीं कहते। खेतों से ही तो हम लोगों के घर पर अनाज आता है। अगर खेत नहीं होंगे तो अनाज कहाँ से आएंगे, और बिना अनाज के तो हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। चलो अब तुम तीनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग खेत जाएंगे। अपनी सास के जबरदस्ती करने पर तीनों बहुओं को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है, जहां मेघा और पायल भी होते हैं। सरला अपने तीनों गोली बहुओं को खेत के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है, लेकिन सरला के तीनों बहुएं सरला की बातों को सुनने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होती है कि तभी एक गाय बहुत तेजी से सरला की तरह भागती है, जिसे मेघा और पायल देख लेती है और अपना न सोचते हुए भी वो जाकर सबसे पहले अपनी सास को धक्का देकर जान बचा लेती है, जिसके चलते तीनों ही टीचर में गिर जाते हैं और तीनों गोरी बहुएं ये सब देखकर हंसने लगती है। मैं यहाँ कीचड़ में गिर गई हूँ और तुम तीनों हो कि मुझे उठाने की बजाय हंस रही हो। माँ जी, अब तो आपका रंग भी दोनों कलियों की तरह काला हो गया है। अब तो पता ही नहीं लग रहा है कि आप तीनों में हमारी सास कौन है। बहुत हो गया। तुम तीनों का मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम तीनों को इतनी तवज्जो दी। तुम तीनों ने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया और बेचारी मेघा और पायल पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। आज मेरी इन दोनों बहुओं की वजह से ही मेरी जान बच पाई है और तुम तीनों हमें उठाने की बजाय हम पर हंस रही हो। तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए। सरला की बातें सुनकर तीनों गोरी बहू की अक्ल ठिकाने आ जाते हैं और वो सुधर जाती है। अब सरला अपनी पांचों बहुओं को एक सा प्यार करती है और तीनों गोरी बहुएं भी मेघा पायल से अच्छा बर्ताव करती हैं और अब पांचों बहुएं और सास मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाहर बहुत ही तूफान आ रहा था। माला अपने घर आती है और उसे इतनी तूफान में बाहर ऐसी आती देखकर उसकी सास कमला उसे कहती है, अरे बहू, आज पत्ते लेने मत जा, बाहर कितनी तेज तूफान आ रहा है, तुझे कुछ हो जाता तो। माँ जी, अगर मैं पत्ते लेने न जाती तो हम लोग क्या पहनते? आप जानते हैं ना, हमारे आदिवासी समुदाय में हम पत्तों की पोशाक को ही पहनते हैं। अगर आज मैं पत्ती ना पहनती तो हमें दिक्कत हो जाती है। बहू, ये बात तो सही है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? दरअसल कमला और माला दोनों साथ में जंगलों में रहा करती थी। दोनों ही आदिवासी थे, लेकिन एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है, जिसमें कमला अपनी बेटी और माला अपने पति को खो बैठती है, जिसके बाद कमला और माला अपना गुजर बसर करने के लिए शहर आ जाते हैं। शहर आने के बाद भी वो अपनी सभ्यता को नहीं बोलते और पत्ते के ही कपड़े पहना करते। एक दिन कमला माला से कहती है, बहू, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमें कहीं आसपास कोई काम देख लेना चाहिए। अगर हम ऐसे ही घर पर बैठे रहे तो एक दिन भूखे मर जाएंगे। माँ जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन हम दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं। हम ऐसे में क्या काम करेंगे और हमें कौन ही काम देगा? बहू, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों को सिलाई आती है, तो क्यों ना हम बाजार से सस्ते कपड़े खरीद कर उन्हें सिलकर मार्केट में बेचने लगे
और इसी बहाने हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी तो घर में चूल्हा जलेगा। अरे माँ जी, ये तरीका बहुत अच्छा है। मैं कल ही बाजार जाकर कुछ सस्ते कपड़े ले आती हूँ। हम दोनों उनसे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनाएंगे और फिर मैं उन्हें बाजार में जाकर दे जाऊंगी। माला अगले दिन अपने कुछ बचाए हुए पैसों को लेकर बाजार जाती है और बहुत सारी सस्ती कपड़े लेकर आती है, जिसके बाद वो उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। माला ने पत्तों का गाउन पहना हुआ था। उसे देखकर वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है और जब उस भीड़ की नजर माला और कमला की सिले हुए कपड़े पर जाती तो उस भीड़ में से एक लड़की रीमा कहती है, कितनी सुंदर है ये ड्रेस, मुझ पर खूब अच्छी लगेगी। ये ड्रेस तो किसी ब्रांड डिजाइनर ड्रेस की तरह लग रही है। सुनो लड़की, मुझे ये ड्रेस पैक कर दो। जी ठीक है मैडम, अभी पैक कर देती हूँ। माला ने पत्तों की ड्रेस पहनी हुई थी और उसे देखकर बहुत से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। शाम तक माला की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है और वो कमाई लेकर घर आती है और अपनी सास कमला को देते हुए कहती है, माँ जी, आपको पता है हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है और हर किसी को हमारी ड्रेस पसंद आ रही है। आपसे हम ऐसे ही कपड़े सिलेंगे और उन्हें बेचा करेंगे। हाँ, बहू तो सही कह रही है। हम दोनों मेहनत कर अपना गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन तू जो ये पतों के कपड़े पहनकर बाहर जाती है कपड़े बेचने के लिए बाजार में, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जंगल की बात अलग थी बिटिया, लेकिन यहाँ शहरी लोगों का रहन सहन अलग है। तू भी अपने लिए कुछ कपड़े सिल ले। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रहे हो। मेरी इस ड्रेस की वजह से ही तो लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं और मुझसे कपड़े खरीदते हैं। अगर मैं यह ड्रेस नहीं पहनूंगी तो किसी का ध्यान मेरी ओर जाएगा ही नहीं और फिर वो मेरे सिले हुए कपड़े भी क्यों देखेंगे। ठीक है मेरी बहू। अगले दिन सास बहू मिलकर फिर से बहुत सारे कपड़े सिलते हैं और माला ले जाकर उन्हें बाजार में बेचने लगती है। तभी वहाँ एक विनोद नाम का आदमी आता है और माला के कपड़ों को देखकर कहता है, अरे वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं। ऐसा फैशन मैंने कहीं नहीं देखा। कितने का है ये? साहब, ये सब मैंने अपने हाथों से सिला है और 1000 रुपए की है ये ड्रेस। आपके लिए कौन सी पैक दूं, लाल वाली, गुलाबी वाली, नीली वाली? अरे नहीं, मैं तो उस ड्रेस की बात कर रहा हूँ जो तुमने पहना हुआ है। ये पत्तों की ड्रेस बहुत सुंदर है और आसपास कहीं मिलती नहीं है। मेरा विनती है, क्या तुम मेरे लिए भी ड्रेस बनाओ? जी साहब, क्यों नहीं, मैं जरूर आपके लिए ड्रेस सिलूंगी। वो आदमी ये बोलकर माला को 10 ड्रेस का ऑर्डर देकर चला जाता है और एडवांस पेमेंट भी करता है। माला खुशी खुशी घर आती है और अपनी सास को यह बताती, देखा ना आपने माँ जी, आखिर मेरी ड्रेस लोगों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे पत्तों की ड्रेस सिलने का ऑर्डर दिया है। यह तो मुझे पहले से ही बहुत अच्छे से बनानी आती है। आखिर हम अपने आदिवासी समाज में यही तो पहनते थे। ठीक है बहू, एक काम करते हैं तो, और मैं जल्दी से 10 ड्रेस सिलकर तैयार कर देते हैं। माला और कमला मिलकर 10 ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है और विनोद को दे देती है। उसके बाद न ही विनोद उनके पास आता है और न ही विनोद की कोई खबर आती है। ये देखकर माला उदास हो जाती है और एक दिन अपनी सास कमला से बोलती है, माँ जी देखिए ना, कुछ सब दिन के बाद ऐसी कोई ऑर्डर ही नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगा था कि कुछ दिन के बाद हमारी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन वो साहब तो दोबारा दुकान पर ही नहीं आए। बहू तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कमला माला को समझाती है और उसे दिलासा देती है, जिसके बाद माला रोज की तरह कपड़े खरीदती, उन्हें सिलती और अपने पत्तों वाली ड्रेस को पहनकर बाजार में उन कपड़ों को बेचने जाती। एक दिन विनोद उसके दुकान पर फिर से आता है और माला ऐसे कहता है, माला, तुम्हारी ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। लोग ऐसे पत्ते पहनकर बाजार में घूम नहीं सकते, क्योंकि हर किसी में तुम्हारे जैसा कॉन्फिडेंट भी नहीं, और ये पत्ते की ड्रेस कुछ दिन में खराब भी हो जाती है। साहब, फिर हम अब क्या करेंगे? यही चिंता मुझे सता रही है माला की। आखिर ऐसा मैं क्या करूं जिससे यह पत्ते वाला फैशन लोगों तक जाए और लोग इसे पहनने में कंफर्टेबल भी हो। माला विनोद दोनों सोचने लगते हैं कि तभी माला के दिमाग में एक तरकीब आती है। अरे साहब, अगर हम पत्तों की प्रिंट वाली ड्रेस बनाकर बेचे तो लोगों को पत्तों वाला फैशन भी मिल जाएगा और लोग ने पहनने में झिझक भी महसूस नहीं करेंगे और वो पत्ते खराब भी नहीं। ठीक है, लेकिन इसके 3 सैंपल तुम्हें मुझे फिल्म में बनाकर देने होंगे, क्योंकि मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। अगर वो सैंपल पास हुए और मेरे पास डिमांड रही तो मैं तुम्हें अपने पास ही नौकरी पर रख लूंगा। ठीक है साहब, मुझे मंजूर है। और उसके बाद अपने घर आती है और अपनी सास कमला को सब कुछ बताती है, जिसके बाद कमला और माला मिलकर बाजार से पत्ते जैसे प्रिंट का कपड़ा खरीद कर लाते हैं और उसे पत्तों के 3 गाउन बनाते हैं, जो कि दिखने में बहुत सुंदर थे। माला उन 3 गाउन को विनोद को दे देती है, लेकिन कुछ दिनों तक अब भी विनोद वापस नहीं आता और माला फिर से उदास हो जाती है। अब वो हिम्मत हार चुकी थी और वो अपनी सास को कहती है, माँ जी देखिए ना विनोद भाई साहब
फिर से हमारी दुकान पर नहीं आए। मुझे लगता है इस बार भी हमारा काम नहीं चला। अरे कोई बात नहीं बहू, अगर काम नहीं चला तो क्या हुआ, हमने कोशिश तो की। कमला माला को एक बार और फिर समझाती है। ऐसे ही ठीक 2 दिन बाद विनोद माला का घर ढूंढते हुए उसके घर तक आ पहुंचता है और घर में आकर माला और कमला से कहता है, माला, तुम्हारी पत्तों वाली ड्रेस क्लाइंट को बहुत पसंद आई है और उन्होंने मुझे बल्क में ऑर्डर दिया है। यहाँ तक कि तुम्हारी पत्तों वाली ड्रेस विदेश में बेचने की बात चल रही है। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो लगा मेरी पोशाक इस बार भी नहीं बिके, इसलिए आप इतने दिनों से गायब थे। नहीं, मैं तो क्लाइंट ऐसी डील फाइनल कर रहा था। तुम्हारी ड्रेस सबको बहुत पसंद आई है और उसकी बहुत डिमांड आ रही है। माला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद माला के दिन ही बदल जाते हैं और वो विनोद की कंपनी में काम करने लगती है। धीरे धीरे कंपनी इतनी तरक्की करती है कि विनोद उसे पार्टनर बना लेता है। अब माला और कमला किराए के घर से अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। माला के सिले गए कपड़े या विदेशों में भी बिकने लगते हैं, लेकिन माला और कमला अपनी सभ्यता नहीं छोड़ते। अमादलपुर शहर में रहने वाली दिशानी भले ही 58 साल की थी, लेकिन उसमें अभी भी सबसे अच्छा दिखने की जुनून रहता था। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती थी कि लोग क्या कहेंगे। कुछ ही दिनों में उसके इकलौते बेटे आदेश की शादी होने वाली थी, इसलिए दिशानी ने अपने लिए ढेर सारी नई साड़ियाँ खरीदी। साथ ही उसके साथ नए डिजाइन वाले ब्लाउज बनवाए। ये सब देख एक रोज उसके पति, दिशानी, तुम क्यों इतनी फिजूल खर्ची करती हो? बेटी की शादी है सिर पर, वैसे इतना सारा खर्चा पड़ा है। आप खुद तो चीथड़ों में घूमते रहते हो और चाहते हो कि मैं भी वैसे ही चिथड़ों कपड़े पहने। अगर तुम्हारा बस चले तुम तो मुझे भिखारन बना दो, और अगर तुम्हारा ज्यादा ही मन चल रहा है तो मैं ये सारी साड़ियाँ वापस कराती हूँ और काम वाली बाई के कपड़े पहन लेती हो, तभी तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। उसका गुस्सा देखकर उसके पति ने उससे कहा, महारानी, जो तुम्हारा मन आए वो करो। शादी वाला दिन भी आ गया। सभी और चहल पहल मची थी। नई बहू घर में आ गए। सभी रिश्तेदारों ने बहू की खूब तारीफ की, लेकिन ये सब देख दिशानी का मन कचोटने लगा और वो अपने मन ही मन सोचने लगी, कल रिसेप्शन पार्टी है, ऐसा तैयार होंगी कि सब मेरी तारीफ करेंगे। मैं भी उसी की तरह कपड़े बनवा लेती हूँ। कुछ देर बाद दिशानी हिनल के कमरे में गई और उससे कहने लगी, वैसे बहू, कल तुम क्या पहनोगी? रिसेप्शन में जरा मुझे दिखाना तो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऐसा वैसा कुछ पहन लो और रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक ही कट जाए। नहीं तो अभी समय है, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले लूंगी। मेरी सास कितनी अच्छी है जो मेरे बारे में इतना सोच रही है। हिनल ने अपनी ड्रेस निकाली और अपनी सास को दिखाने लग गई और ज्वेलरी, सैंडल और पर्स भी दिखा दिया। अरे वाह, ये सब तो बहुत सुंदर है। अच्छा बहू, मुझे प्यास लगी है, जरा एक ग्लास पानी तो ले आ। हिनल जैसे ही पानी लेने जाती है तो उसकी सास चुपके से उसके सारे सामान की फोटो अपने फोन में खींच लेती है और फिर बाजार जाकर बिल्कुल वैसी ही ड्रेस ढूंढते हुए एक शोरूम में जाती है। भैया ये देखो, ये जो इस फोटो में है ना, मुझे बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस पहननी है। सेल्समैन ने उस फोटो को देखा, फिर ऊपर से नीचे तक दिशानी को देखा और फिर कहने लगा, माता जी, ये कपड़े आप पर अच्छे नहीं लगेंगे। आप अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े लीजिए, वो आप पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। यह सुनकर दिशानी पूरी तरह भड़क गई। चुप कर नास पीटे, तुझे अपने कपड़े बेचने हैं या मुझे सलाह देने बैठा है? अरे सलाह देने का इतना ही शौक है तो शोरूम की जगह सलाह केंद्र क्यों नहीं खोल लेता? मुझे क्या, मुझे अपना सामान बेचना है जी। उसने वैसे ही कपड़े निकालकर दिशानी को दे दिए। इसके बाद वो शूज की दुकान पर गई और बोली, सैंडल देखो और बिल्कुल इसके जैसी सैंडल लाकर मुझे दे। लेकिन आप तो बताए किसके लिए आपको लेना है? इतनी बड़ी तो सामने बैठे हुए दिख नहीं रही क्या? ये आपको अपने लिए चाहिए क्या? क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? दुकानदार मन ही मन मुस्कुरा रहा था, जिसे देख दिशानी ने कहा, क्या हुआ मोए, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? तेरे सीने पर क्यों सांप लौट रहे हैं? मैं जानती हूँ तुम समाज वालों की थिंकिंग कितनी खराब होती है, लेकिन मुझे क्या करना? मेरी तरफ से तो तू भाड़ में जा। दिशानी सैंडल लेने के बाद अपनी बहू जैसी ज्वेलरी भी ले आई और फिर सब लेकर वो घर आ गई। अगले दिन जब रिसेप्शन वाले दिन हिनल तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर गई तो दिशानी ने सोचा, अगर मैं बहू के साथ पार्लर तैयार होने गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं घर पर तैयार हो जाती हूँ। सभी दिशानी की आदत को जानते थे कि वो घंटों तैयार होने में लगाती है,
इसीलिए किसी ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। उधर हिनल जब सज धज कर आई तो सब लोग उसे देखते ही रह गए। पार्टी में सभी लोग पहुंच गए थे तो वहीं कार्तिक जी अपनी पत्नी दिशानी को ढूंढते हुए आए। अरे आदेश की माँ, और कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? अरे दुल्हन भी कब की तैयार होकर आ गई, लेकिन तुम्हारा सजना अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ देर बाद दिशानी दुल्हन की तरह सज धज कर पार्टी में आ पहुंची, जिसे देख सभी रिश्तेदार आपस में बातें बनाने लगे। ये देख दिशानी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, लगता है सब मुझे देख सरप्राइज हो गए हैं। इसके बाद दिशानी ने अपनी ननद से पूछा, क्यों बिमला दीदी, कैसी लग रही हूँ मैं? खैर छोड़ो, मैं जानती हूँ कि मैं हिन्नल से बहुत अच्छी लग रही हूँ। सच कहूँ तो आप जैसा तो यहाँ कोई नहीं लग रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर सब दिशानी को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि वो जोकर लग रही थी। हिन्नल की नजर जब अपनी सास के कपड़े और सैंडल ज्वेलरी पर गई तो वो हैरान हो गए और वो अपने पति आदेश से बोली, तो इसने तुम्हारी माँ ने मुझसे सारा सामान दिखाने को कहा था ताकि वो मेरी कॉपी कर सके। यह बात सुन आदेश पे दांत पीस रहा था, लेकिन वो खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। सभी मेहमान अब उसे देखकर हंस रहे थे। ये देख दिशानी को बुरा लगने लगा था, लेकिन वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद सभी मेहमान अपने घर जाने के लिए निकल गए। इसके बाद अचानक से दिशानी के चेहरे पर जोर से ईचिंग होने लगी। वो जल्दी से अपने कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन हाई हील में उसका इनबैलेंस हो गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई और फिर उठ नहीं पाई। उसके पैर में मोच आ गई थी। उसके परिवार वालों ने उसे संभाला कि तभी उसके चेहरे पर बड़े बड़े फफोले उगाए। हे भगवान, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं चल भी नहीं पा रही, ऊपर से चेहरे पर ये फफोले। कार्तिक जी ने तुरंत ही डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए, इन्होंने अपने चेहरे पर हाई ब्रिज का इस्तेमाल किया है और इनकी सेंसिटिव स्किन है, जिस वजह से इन्हें ये दिक्कत हो गई है। लेकिन हिनल बहू ने भी तो यही लगाया था। देखिए, सबकी स्किन अलग अलग होती है और आपने खुद लगाया है, जिस वजह से क्वांटिटी भी ज्यादा होने के कारण ये रिएक्शन हुआ है। इसके बाद दिशानी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उसके पैर में फ्रैक्चर निकला। ये सब तुम्हारी अपनी करतूत की वजह से हुआ है। अगर तुम बहू को कॉपी नहीं करती तो ये सब नहीं होता। अब दिशानी को भी अपने की पर पछतावा था। अब उसे समझ आ गया था कि अपनी उम्र के हिसाब से ही सबको काम क्यों करना चाहिए। फिर जब वो ठीक होकर घर आई तो उसने सबसे माफी मांगी और फिर अपनी उम्र के हिसाब से सादगी में ही रहने लगी। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? लग रहा है अभी तक अपने बाप के बिस्तर पे आराम फरमा रही है। इतना कहकर सीमा पैर पटकते हुए ऊपर जाती है, जहाँ वह देखती है कि उसकी बेटी दुर्गा बिस्तर पर सो रही थी। उसे चैन की नींद सोता देखते हुए सीमा बोलती है, तेरे ही तो मजे हैं, जब देखो आराम फरमाती है। अरे कुछ काम कर लिया कर, पढ़ना लिखना तो तुझे है नहीं, कम से कम घर के ही काम में थोड़ा हाथ बटा दे। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि पढ़ना लिखना नहीं है? आप ही ने तो मेरा स्कूल जाना बंद करवा दिया। और रही काम की बात, तो घर पर सारा काम तो मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो अब तू जबान बढ़ाएगी? हाँ, रुक रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। सीमा दुर्गा को मारने ही जाती है कि तभी दुर्गा के पिता रंजन वहाँ आ जाते हैं और सीमा से बोलते हैं, अरे सीमा, सुबह सुबह तुम अपनी बेटी के कमरे में हो, और ऐसा भी कौन सा माँ और बेटी का प्यार बढ़ रहा है जो तुम मुझे छोड़ अपनी बेटी के ही पीछे लगी रहती हो? हाँ, ऐसा तो होगा ही ना, अब आपकी बच्ची है इतनी ही प्यारी। पिताजी, वैसे सच में माँ बहुत ही अच्छी है, वो मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। मुझे अपनी माँ को याद करने का समय ही नहीं मिलता। उसकी यह बात सुनकर रंजन आंखों में आंसू लिए बोलता है, बेटा बस तुम खुश रहो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह तीनों अब नीचे आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सुबह का ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद दुर्गा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रंजन बोलता है, सीमा, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, ऑफिस का कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है, प्लीज तुम मेरी बेटी दुर्गा का ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो रंजन, मैं दुर्गा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना कहकर रंजन वहाँ से चले जाते हैं। एक तरफ तो रंजन अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीमा को पूरी छूट मिल गई थी। इस तरह सीमा दुर्गा के कमरे में जाती है और उसके बालों को पकड़कर खींचकर नीचे ले आती है और उससे बोलती है, खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप, जो आराम से ऊपर बैठकर आराम फरमा रही है। मम्मी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है,
हाँ हाँ, तेरे ही तो ऐसे नखरे हैं। अपनी माँ की जिद देखकर बेचारी उठती है और घर का सारा काम करने लगती है। कुछ समय बाद वह काम करके सोफे के ऊपर बैठती है कि तभी उसकी माँ उससे बोलती है, हे भगवान, ये मनहूस पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेगी। माँ, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, चलिए ना मुझे दवाई दिलवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तेरे को दवाई दिलवा दूंगी, लेकिन पहले मेरे लिए गर्म पानी करके ला। जा, मेरा गला खराब हो रहा है, मुझे गर्म पानी से गरारे करने हैं। उसकी यह बात सुनकर दुर्गा अब गर्म पानी करने लगती है। वह पानी को ग्लास में डालने लगती है और पानी डालते डालते उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से गर्म पानी उसके हाथ के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही वो गर्म पानी गिरता है तभी उसका हाथ बुरी तरह झुलस जाता है और वह चीख चीख कर रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सीमा किचन में जाती है और उसको इस हालत में देखकर लाठी से मारने लगती है। सीमा दुर्गा को इतना मारती है कि वह बेहोश हो जाती है। दुर्गा को बेहोश होता देख सीमा डरते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, इसको क्या हो गया? अरे मैं इसको जल्दी से दवाई दिलवा दूं, वरना ये मुझे फंसा देगी। सीमा अब दुर्गा के मुंह पर पानी के छींटे मारती है और उसे उसके कमरे में लेकर जाती है, जिसके बाद वह उसके हाथों पर मरहम लगाती है। इस तरह अब दिन बीतने लगे, जिसके बाद सीमा का अत्याचार दुर्गा के ऊपर बढ़ता ही गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, सीमा बाजार गई हुई थी और दुर्गा अपने कमरे में अपनी माँ की फोटो लिए उसे देखकर रो रही थी और अपनी माँ की फोटो से बात करते हुए बोलती है वो, मम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ये नई मम्मी अच्छी नहीं है, ये मुझे बहुत मारती है। देखो देखो, आपकी छोटी सी दुर्गा का हाथ भी जला दिया। वो मुझसे सारा काम करवाती है, मुझे स्कूल भी नहीं भेजती। दुर्गा खुद से यह बात बोल रही थी कि तभी यह सब रंजन सुन लेता है। उसकी यह बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह दुर्गा के कमरे में जाता है, तभी सीमा भी वहां आ जाती है और उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है, निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद मेरे घर में दिखना भी नहीं, और तुम जैसी माँ होने से अच्छा है कि मैं दूसरी शादी ही ना करता। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखूंगा। इतना कहकर वह उसे घर से निकाल देता है, जिसके बाद अब रंजन अपनी बेटी का ख्याल खुद ही रखने लगता है और अपनी बेटी के साथ अब खुशी खुशी रहने लगता है।